सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा में आपके एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, शैक्षिक परिदृश्य। देखिएगा, शिक्षण अधिगम में नवाचार, इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है, बिल्कुल शिक्षण अधिगम में नवाचार। तो इस टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत SIQE, दीक्षा, ज्ञान संकल्प पोर्टल, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी और स्माइल योजना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। खास तौर पे लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी ये टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत। देखिएगा, अगर हम बात करें इन सभी चीज़ों की, तो ये सारी ही चीज़ें शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम में नवाचार वाला टॉपिक है, इसके अंतर्गत आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम में नवाचार, इसके बारे में जानेंगे कि भाई शिक्षण अधिगम में नवाचार क्या होता है। तो देखो, बच्चों के शिक्षण में नवीन पद्धतियों का, नवीन विधियों का, नवीन साधनों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है साथियों? शिक्षण अधिगम में नवाचार कहलाता है। देखो, नवाचार शब्द का जो निर्माण है वो नव प्लस आचार से हुआ है। नव प्लस आचार, नव का मतलब किससे लिया जाता है? नया, ठीक है। नव का मतलब नएपन से लिया जाता है और आचार का मतलब व्यवहार से लिया जाता है। तो बच्चों को पढ़ाते समय जो प्राचीन और परंपरागत विधियां हैं, जो प्राचीन और परंपरागत साधन हैं, इनकी जगह पर नए साधनों का, नए विधियों का अगर हम प्रयोग करते हैं शिक्षण में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो साथियों उसको ही क्या कहा जाएगा? शिक्षण अधिगम में नवाचार कहा जाएगा। आशा है आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिएगा, जैसे पहले क्या होता था, पहले व्याख्यान विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। खेल पर आधारित, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण नहीं किया जाता था। और अन्य कोई भी, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा या अन्य कोई चीज़ हो जाती थी, तो शिक्षण पूर्ण रूप से बंद हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, अभी पिछले कुछ सालों में कोविड का दौर चला था, तो कोविड का दौर होने के बावजूद भी बच्चों का जो शिक्षण है, बच्चों की जो शिक्षा है, उसको बंद नहीं किया गया था, बल्कि उसको एक नए माध्यम, ऑनलाइन के माध्यम से इसको शुरू किया गया था साथियों। तो यही आपके शिक्षण अधिगम में नवाचार कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें बच्चों को आगे ले जाने के लिए जो चलाई गई है, वो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में निम्न शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग किया गया है। तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है आपके SIQE। देखो, SIQE की बात करें अगर हम, तो SIQE की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या है SIQE की फुल फॉर्म? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये क्या है? SIQE की फुल फॉर्म है साथियों। क्या है? वापस देख लीजिए, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसका जो उद्देश्य है SIQE का, ये है शिक्षा को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए SIQE को लागू किया गया था साथियों। कहाँ तक? तो जैसे कक्षा 1 से 5 में देखो, SIQE के पहले क्या चलती थी? CCE चलती थी साथियों। CCE के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो देखो, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE को कहा जाता है। तो उसी की तर्ज पर देखो, ये CCE कक्षा 1 से 5 तक ही चलती थी। अब उसी की तर्ज पर मूल्यांकन करने के लिए जो उच्च प्राथमिक और जो माध्यमिक कक्षा है, मतलब 8 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन कक्षाओं में भी SIQE के नाम से इस योजना को लागू किया गया है। तो मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि SIQE किसकी तर्ज पर लागू किया गया है? तो याद रखिएगा, SIQE CCE की तर्ज पर लागू किया गया है। SIQE की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए SIQE को लागू किया गया है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। SIQE में देखो, ये क्या है? एक गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया है। गतिविधि आधारित, गतिविधि कौन करेंगे? छात्र भी गतिविधि करेंगे और शिक्षक भी अगर पढ़ाएंगे तो गतिविधि के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाएंगे साथियों। यूनिए की डायरेक्ट लेक्चर आप दे रहे हो और बच्चे उस चीज को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि SIQE में गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया
जाता है। इसमें चॉक एंड टॉक के स्थान पर एक्टिविटी एंड चाइल्ड बेस्ड टीचिंग पर बल दिया जाता है। देखो, चॉक एंड टॉक पहले क्या होता था, अध्यापक के पास चॉक होते थे, श्यामपट्ट होता था। अध्यापक चॉक के माध्यम से श्यामपट्ट पर लिखता था और छात्रों को समझाता। टॉक का मतलब बातचीत करना, मतलब समझाना। तो पहले ये चीजें चलती थी, लेकिन इसके स्थान पर एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, गतिविधि साथियों, क्रिया या गतिविधि कह सकते हो। एंड चाइल्ड मतलब जो बच्चे हैं, बेस्ड टीचिंग मतलब बच्चों पर आधारित जो शिक्षण होता है वो भी गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित बच्चों के शिक्षण पर बल दिया गया है। एसआई क्यूई के अंतर्गत बहुत सारी चीजें चलती है, जैसे एक है सीसीपी। सीसीपी की जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, सीसीपी की फुल फॉर्म है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। हिंदी में इसको कहा जाता है किसको, सीसीपी को। तो ये जो सीसीपी है ये किसके अंतर्गत चलती है, ये एसआईक्यूई के अंतर्गत चलती है साथियों। एसआईक्यूई के अंतर्गत सीसीपी चलती है। और सीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब सभी समझते हो, जिसमें वह शिक्षा शास्त्र जिसमें बालक को केंद्र मान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक को केंद्र मानेंगे, जिसको केंद्र माना जाता है वो उसमें गतिविधि करता है साथियों। उसमें वो कैसे सीखता है, गतिविधि के माध्यम से सीखता है। जैसे हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था ना कि भाई जॉन डीवी ने बताया कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, करके सिखाना चाहिए, करके सीखना। तो ये जो करके सीखना है ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके अंतर्गत दूसरा जो आपके टॉपिक आता है वो है एमएलएल। एमएलएल का मतलब होता है मिनिमम लर्निंग लेवल, अर्थात इसका हिंदी अर्थ क्या है, न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर का सीधा सा अर्थ किससे लिया जाता है कि बालक विद्यालय में आ रहा है तो कम से कम उसका जो न्यूनतम अधिगम स्तर है वो पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक तो कक्षा 5 में पहुंच गया लेकिन कक्षा 1 का जो बालक है उसके बराबर भी उसका अधिगम नहीं होता है, उसके बराबर भी उसका ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए मिनिमम लर्निंग लेवल को लागू किया गया है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, एसआईक्यूई के अंतर्गत ही आता है। कौन, एमएलएल। एमएलएल का मतलब क्या होता है, मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर। और सीसीपी का मतलब क्या होता है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत जो आता है एबीएल आता है अगला। तो एबीएल का एक किट भी होता है साथियों। वर्तमान में विद्यालयों में एबीएल का किट भी दिया जाता है। एबीएल क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अर्थात क्रिया आधारित अधिगम। देखो, जो एबीएल का किट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है उनमें एबीएल किट दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्रिया आधारित गतिविधि, जो क्रिया आधारित जो अधिगम है साथियों, जो गतिविधि आधारित अधिगम है उससे रिलेटेड वो चीज़ें सारी होती है किसमें, एबीएल किट में। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, एसआईक्यूई के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है सभी के यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सीसीई, सीसीपी, एमएलएल और एबीएल ये चारों चीज़ें। देखो, सीसी मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं बताई है क्योंकि सीसी को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पहले भी पढ़ा रखा है। सीसी का मतलब क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीपी का मतलब क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। एमएलएल का मतलब क्या होता है, मिनिमम लर्निंग लेवल। और एबीएल का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इनके जो उद्देश्य है उनको हम देखने वाले हैं। तो देखो, इनके उद्देश्य, इसमें पहला उद्देश्य है क्रिया आधारित अधिगम, कि बालक जो भी सीख रहे हैं वो कैसे सीखना चाहिए, क्रिया आधारित अधिगम उनका होना चाहिए। क्रिया आधारित मतलब वो ही करके सीखना चाहिए बालक, क्योंकि बालक करके सीखेगा तो ज्ञान कैसा रहेगा साथियों, ज्ञान स्थायी रहेगा। ठीक है, उसको रटा रटाया ज्ञान नहीं मिलेगा बल्कि चीज़ों को वो खुद करके सीखेगा, उसको प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होगी। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर देना। सीखने के पर्याप्त अवसर देने का मतलब है कि आप उसको खुद मत सिखाओ बल्कि उसको सीखने के पर्याप्त अवसर दो। और वो भी किसके माध्यम से, कि बालक खुद करके सीखे, बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा। तीसरा जो है परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, कि बालक के अंदर जो
परीक्षा संबंधित भय पहले होता था कि यार मेरा एग्ज़ाम आ गया। अब एक एग्ज़ाम में बालक का हो सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं हो, ऐसी स्थिति में उसका भले ज्ञान कितना हो, लेकिन मानसिक रूप से यदि वो स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से यदि वो स्वस्थ नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में हम उसका आकलन किस आधार पे कर देते हैं कि एक परीक्षा दी और उसके आधार पर ही उसका आकलन कर लिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी इसका उद्देश्य है, परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। जो अगला जो इसका उद्देश्य है वो है बच्चों की प्रगति से अभिभावकों के साथ साझा करना। मतलब बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना। जो भी बालक प्रगति कर रहे हैं, जितना भी उनका रिजल्ट है, जितना भी उनका परिणाम है, वो किसको पता होना चाहिए? उनके जो माता पिता है साथियों, उनको उस चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनको ये पता रहे कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। अगला हम देखें, अगला जो उद्देश्य इसका, तो अगला उद्देश्य बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन में ठहराव व वृद्धि हो। देखो, अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास होना चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए? गुणात्मक विकास। और उसके साथ साथ नामांकन में ठहराव भी हो और वृद्धि भी हो। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत कम लोग पढ़ाते थे, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे समय में जो बदलाव आ रहा है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चला रही है, चला रखी है, तो वर्तमान में जो योजना गवर्नमेंट ने छात्रों के लिए चला रखी है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सरकारी जो स्कूल है इसमें नामांकन में ठहराव हो और वृद्धि हो। ठहराव का मतलब क्या है कि जो बालक विद्यालय में पढ़ना आता है, ऐसा नहीं है कि वो 20 सत्र में ही छोड़ के किसी निजी विद्यालय में चला जाए, और जितना नामांकन है उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो। अगला जो इसका उद्देश्य है वो है गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी व प्रभावी बनाना। जिस चीज़ों को हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो रुचिकर होनी चाहिए, मतलब बच्चा उस पर रुचि लेना चाहिए, आनंददायी होना चाहिए, बालक को सीखने में, उस चीज़ को पढ़ने में आनंद आना चाहिए, और प्रभावी वो होना चाहिए साथियों। और ऐसा शिक्षण किस पर आधारित होना चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए। तो ये सारे ही उद्देश्य किस किस के हैं? आपके सीसीई के हैं, सीसीपी के हैं, एमएलएल के हैं और एबीएल के हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एसआईक्यू के, क्यूई के अंतर्गत आते हैं। इन सभी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। आपको सारी की सारी जो इनकी फुल फॉर्म है वो विशेष तौर पे याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर सीधे ही इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है साथियों। क्लियर है सभी के ये? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम बात करेंगे, देखिएगा दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो देखो, राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है, इसको देखेंगे। देखो, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब ज्ञान संकल्प पोर्टल की एक ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है साथियों। गूगल पे भी चाहो तो आप इसको सर्च कर सकते हो, राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल के नाम से इसकी ओरिजिनल एक वेबसाइट बनी हुई है। आरंभ राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल का हुआ था 5 अगस्त 2017 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया कि राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल का आरंभ कब हुआ था, तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा? 5 अगस्त 2017 को राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल का आरंभ हुआ था। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, किसका? राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल का जो उद्देश्य है ये है प्रदेश के स्कूलों का समग्र विकास करने के लिए दानदाताओं को आगे लाना। जैसे मान लीजिए, विद्यालय आपने देखे होंगे, सरकारी जो भवन होते हैं, कई जगह ऐसी होती है साथियों। वर्तमान में तो कई सारी जगह पे नवीन भवन बन चुके हैं जो बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले बने हैं, लेकिन अब भी 50-50 साल पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, जहाँ पर नवीन भवन नहीं बने हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है वहाँ पर। तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक साधन हैं, उनकी कमियों को दूर करने के लिए इस योजना का विकास किया गया है। कौन सी योजना? राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल योजना। देखिएगा, क्या उद्देश्य है इसका कि उनका विकास करने के लिए, प्रदेश के स्कूलों का विकास करने के लिए दानदाताओं को आगे लाना। इसमें क्या होता है साथियों, इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राजकीय विद्यालयों को गोद लेकर वित्तीय सहायता दे सकता है। इससे क्या होगा? इससे विद्यालय का विकास होगा। और इसके जो पोर्टल के जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए, 9001739911। तो ये किसके नंबर है? ये
जो आपके राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल है उसके आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपकी भी इच्छा है कि भाई मैं भी किसी स्कूल को गोद लूँ, तो आप इससे कॉल करके डायरेक्टली बात करके आप आगे की जो प्रक्रिया है उसको चला सकते हो। तो ये चीज़ें आपको किस में याद रखनी है, राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल में याद रखनी है। क्या क्या है कि पहली चीज़ तो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन इसकी वेबसाइट बनी हुई है। इसका आरंभ कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2017 को राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल का आरंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है, जो प्रदेश के सरकारी स्कूल है इनका समग्र विकास करने के लिए जो दानदाता हैं, जो भामाशाह साथियों, उनको आगे लाना। इस योजना में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति राजकीय विद्यालयों को गोद ले सकता है और उसको वित्तीय सहायता दे सकता है। उसमें भवन वगैरह बनवा सकता है, फर्नीचर वगैरह बनवा सकता है, टेबल कुर्सी बनवा सकता है, या फिर जो बच्चे अगर नीचे बैठते हैं तो दरी दरी पट्टी जो होती है वो बच्चों के लिए ला सकते हैं। पानी पीने की अगर विद्यालय में सुविधा नहीं है तो उसको दूर कर सकता है, पानी पीने की जो सुविधा है उसको वहाँ पर लागू कर सकता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हो जाती है। क्लियर है सभी का ये भी? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे दीक्षा ऐप के बारे में। तो देखो, दीक्षा एक ऐप है, जैसे आप अनेक प्रकार के ऐप अपने फ़ोन में यूज करते हो ना, उसी प्रकार एक ऐप है दीक्षा। किस नाम से है साथियों? दीक्षा नाम से एक ऐप है। चाहो तो प्ले स्टोर से इसको आप अभी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इसके अंतर्गत अब यूँ मत कहना कि सर आप दीक्षा ऐप का प्रचार कर रहे हो, तो भाई दीक्षा ऐप का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट का ऐप है वो तो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म है साथियों। किसकी? दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और इसका जो आरंभ हुआ था, इसका आरंभ 5 सितंबर 2017 को हुआ था। किसका आरंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को? दीक्षा ऐप जो है साथियों, इसका आरंभ 5 सितंबर 2017 को हुआ था। देखिए, पहले इसका जो आरंभ किया गया था मानव संसाधन व विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था दीक्षा का आरंभ। लेकिन ये जो दीक्षा योजना है, दीक्षा ऐप जो है, इसका आरंभ तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया था, लेकिन वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो आपके NEP 2020 है, NEP 2020 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है साथियों, इसमें क्या किया इन्होंने, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो आप वर्तमान में यही याद रखिएगा कि भाई दीक्षा ऐप का संचालन किसके माध्यम से होता है? शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से होता है। जबकि जब ये बनाया गया था तो इसका जो संचालन है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता था साथियों। देखो, देश भर के जो समस्त शिक्षक है उनके लिए डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण इस दीक्षा ऐप के माध्यम से दिया जाता है साथियों। देश भर के, किसी राज्य विशेष की बात नहीं है ये, संपूर्ण देश में, मतलब राजस्थान भी आ रहा है उसमें। तो राजस्थान के जो शिक्षक है उनको भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मैं अगर हम बात करूँ कोविड-19 की, तो कोविड-19 में जो ऑफलाइन जो प्रशिक्षण शिक्षकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे, उनको बंद कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में साथियों, ये जो दीक्षा ऐप है इसी के माध्यम से सभी जितने भी जो अध्यापक है इन सभी को डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया था साथियों, ताकि बच्चों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। इस ऐप में बहुत सारी आपको ई बुक्स देखने को मिल जाएगी और बहुत सारा आपको ई कंटेंट लिखा था यहाँ पर, ई कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। ई कंटेंट का मतलब जैसे बहुत सारे जो अलग अलग जो टॉपिक से संबंधित जो वीडियो होते हैं, तो वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक की जो NCERT की जो किताबें हैं उनको आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उनको वहीं पर पढ़ सकते हो साथियों। 15 भाषाओं में इसमें पाठ्य सामग्री है। हालांकि इसमें भाषा तो चेंज हो सकती है, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो 15 भाषाओं में, 15 अलग अलग भाषाओं में इसमें पाठ्य सामग्री है। जैसे मान लीजिए आपकी भाषा हिंदी ना होकर के आपकी भाषा कोई दूसरी है, तो आप उस दूसरी भाषा में भी इन चीज़ों को वहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हालांकि ये भाषाएं चेंज हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन के बारे में। तो देखो, शिक्षा दर्शन कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है साथियों। ऑनलाइन माध्यम से, देखो कोविड के दौर में ये सारी चीज़ें चली है।
कोविड के दौर में ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा चली है साथियों। आपने भी देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले आप कितना ऑनलाइन डाटा खर्च करते थे। 1 जीबी में आप 1 महीना निकाल देते थे। अब आपके 2 जीबी 1.5 जीबी रोज़ाना आती है, लेकिन वो भी 1 दिन आप नहीं चला पाते हो। आप ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज़्यादा ग्रहण भी करते हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या है, ऑनलाइन चीज़ें तो है ये भी। तो साथियों, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों जो होते हैं, इनको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने के लिए शिक्षा दर्शन की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी? तो दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन की शुरुआत की गई थी, शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की। कब से की गई थी? 1 जून 2020 से शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत की थी और पुनः प्रसारण इसका किया गया था 1 जून 2021 से। आपको मिलेगा कि भाई ये जो शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है, ये 1 जून 2021 से शुरू हुआ था। तो शुरू तो 1 जून 2020 से ही हो गया था, लेकिन पुनः प्रसारण इसका किया गया था 1 जून 2021 से। डीडी राजस्थान नाम से एक चैनल है साथियों। तो इस चैनल पर ही शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वें नंबर पे आपके आता है शिक्षा वाणी। देखो, शिक्षा दर्शन अलग है, शिक्षा वाणी अलग है। शिक्षा दर्शन आपके टीवी में प्रकाशित हुआ था साथियों, और जो शिक्षा वाणी है ये आपके रेडियो में प्रसारित हुआ था। किसमें प्रसारित हुआ था शिक्षा वाणी? रेडियो में प्रसारित हुआ था। देखो, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो देखो, आकाशवाणी के माध्यम से का सीधा सा मतलब क्या है? रेडियो के माध्यम से। जबकि जो शिक्षा दर्शन है ये आपके टीवी के माध्यम से प्रसारित किया गया था। देखो, कोविड-19 के दौर में इसकी शुरुआत की गई थी 11 मई 2020 से। कब से इसकी शुरुआत की गई थी शिक्षा वाणी की? 11 मई 2020 से शिक्षा वाणी की शुरुआत की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अभी तो किसी ने भी इसका वीडियो नहीं डाला है साथियों, किसी ने भी। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जिनके पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए शैक्षिक रेडियो प्रसारण ये आप मान सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिनके घर में दूरदर्शन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो उस हिसाब से इस कार्यक्रम को शुरू किया था कि भाई कम से कम रेडियो तो ला ही सकते हैं। तो आकाशवाणी के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी 11 मई 2020 से। आगे हम बढ़े नेक्स्ट 6 नंबर पे, तो ये है स्माइल 2.0 योजना। देखो, स्माइल 2.0 भी चलती है, स्माइल 3.0 भी चलती है। तो 3.0 2.0 ये क्या है? इससे सबसे पहले चली स्माइल योजना, फिर उसके बाद में चली स्माइल 2.0, फिर उसके बाद में वर्तमान में चल रही है स्माइल 3.0। तो ये तो आगे बढ़ रही है। स्माइल जो योजना है साथियों, बच्चों का शैक्षिक स्तर जानने के लिए, एक तरह से बच्चों का जो मूल्यांकन होता है सीसी जिसको हम करते हैं, सीसी के अंतर्गत, तो उसी की तरह स्माइल योजना भी है। नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी 2.0 की। देखो, इसमें क्या किया जाता था? कोविड के दौर में स्कूल बंद थे, तो उसमें क्या किया जा रहा था? स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते थे साथियों। जो स्कूल के जो अध्यापक है, उनको कक्षाएं डिवाइड कर दी जाती थी कि भाई जैसे मान लीजिए एक स्कूल में 5 अध्यापक है और कक्षा 8 तक वो विद्यालय है, तो एक अध्यापक को कक्षा 1-2 दे दी, दूसरे को तीसरी चौथी दे दी, तीसरे को 5वीं दे दी, चौथे को छठी 7वीं दे दी, 5वें अध्यापक को 8वीं क्लास दे दी। तो इस प्रकार अध्यापक वाइज यहाँ पर क्लास का डिवाइडेशन किया जाता था और ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते थे। उन व्हाट्सएप ग्रुपों में छात्र और छात्र, या तो छात्र के पास मोबाइल है तो उसको जोड़ लिया जाता था, और छात्र के पास मोबाइल नहीं है तो छात्र के जो अभिभावक के साथ, उसके जो माता पिता है, उनके पास जो मोबाइल है तो उसको जोड़ दिया जाता था उस व्हाट्सएप ग्रुप में। उनको जोड़ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था जिसमें शैक्षिक सामग्री के लिंक डाले जाते थे कि भाई कक्षा 3 के लिए ये वीडियो है, कक्षा 4 के लिए ये वीडियो है, कक्षा 5 के लिए ये वीडियो है। लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करते ही वीडियो ओपन हो जाता था, और लिंक के अलावा उसमें शैक्षिक सामग्री को भी डाला जाता था। किसके अंतर्गत? स्माइल 2.0 योजना के अंतर्गत। तो ये देखिएगा, ये आपके जितनी भी सारी चीज़ें मैंने थंबनेल में लगाई थी, ये सारी चीज़ें लगभग लगभग मैंने आपको करा दी है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए बेहतरीन वीडियो था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से हम क्लासें आपके लिए निःशुल्क लाते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद सभी का।